किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम कृषि और उससे जुड़े हुए अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और उन्हीं में से एक क्षेत्र है पशुपालन। हम सभी जानते हैं कि अगर किसानों की आय को वाकई में बढ़ाना है तो पशुपालन को और सशक्त करना होगा और इसे व्यावसायिक तौर पर आगे बढ़ाना होगा और किसानों को ये भी समझना होगा कि जब तक उनके पशु स्वस्थ नहीं होंगे तब तक पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आज हम ऐसे ही विषय आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हेलो किसान में सबसे पहले आज के विषय पर हम नज़र डालते हैं जो कि पशुपालन से जुड़े हुए हैं। तो आज का हमारा विषय है बरसात में पशुओं की देखभाल और साथ ही दूसरा हमारा जो आज का विषय रहेगा वो है मुर्गी पालन। तो अगर आप पशुपालन करते हैं किसी भी क्षेत्र में हैं तो बरसात में विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि ये ऐसा समय होता है जब काफ़ी नमी होती है, आर्द्रता होती है और इससे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं मनुष्यों में भी और जानवरों में भी। इसीलिए हमारे पशुपालकों को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसा कि हमने पहले बताया। साथ ही अगर आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आज का कार्यक्रम बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि हम तमाम बारीकियों के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे मुर्गी पालन की शुरुआत करें, कैसे इसे आगे बढ़ाएं, अगर बीमारियां होती तो उनका प्रबंधन किस तरीके से किया जाए, बाजार को कैसे समझें, तमाम बातें हम आज के कार्यक्रम में आप तक पहुंचाएंगे। अब आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-113060, दूसरा नंबर 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, यानी अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717, जिस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं, टेक्स्ट के माध्यम से वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं, कोई तस्वीर है तो भी हमें आप साझा करें। तो ये हमारे दो नंबर्स हैं जहां आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वही हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और इसके अलावा हमारे पास ईमेल आईडी भी है जो आपके साथ साझा कर देते हैं। इस ईमेल आईडी पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। और यहाँ पर दर्शकों को ये भी बताते चले कि चाहे आपकी कॉल हो या फिर व्हाट्सएप सवाल हो या फिर ईमेल ही क्यों ना हो, लाइव इस 1 घंटे के दौरान आपके सवालों को हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो आज के विषय के बारे में आज जान चुके हैं, बरसात के मौसम में पशु की देखभाल कैसे करें और मुर्गी पालन के बारे में तमाम जानकारी आज तक आप तक हम पहुँचाएंगे। और हमारे साथ इसमें मदद करेंगे 2 खास मेहमान, उनसे मुलाकात आपकी करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर तरुणा खेमानी जी हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप पशु चिकित्सक राजकीय पशु चिकित्सालय बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा से हैं। और हमारे साथ डॉक्टर केशव शर्मा जी हैं। सर आपका भी स्वागत है। आप पशु चिकित्सा अधिकारी पशुपालन विकास विभाग दिल्ली सरकार से हैं। तो आप हमें मुर्गी पालन के बारे में बताएंगे और डॉक्टर तरुणा हमें बताएंगे कि इस मौसम में कैसे देखरेख की जाए पशुओं की। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। और सर सबसे पहले हम बात करते हैं मुर्गी पालन की। हम ये जानते हैं कि मुर्गी पालन एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत तेज़ी से वृद्धि कर रहा है और जितनी तेज़ी से वृद्धि करना है ये उतना ही संवेदनशील भी है, हम ये भी जानते हैं। तो दोनों तरफ से हमारे किसानों को, हमारे पशुपालकों को, मुर्गी पालकों को सावधान रहने की आवश्यकता होती है। इसे एक व्यावसायिक मॉडल के तौर पर आप कैसे देखते हैं और कितना महत्वपूर्ण है किसानों की आय को और आगे ले जाने की दिशा में? पशुपालन में जो हम देखते हैं पोल्ट्री वाला, ये एक अपने आप में अगर इसको पूर्ण व्यवसाय के रूप में अपनाया जाए तो भी और साइड में व्यवसाय के रूप में अपनाया जाए तो भी, दोनों ही रूप में ये अपनी अमुक भूमिका निभाता है। और एक किसान को या पशुपालक को कि आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो उसकी रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जी जी। और इसमें जब अपन बैकयार्ड पोल्ट्री का यूज़ करते हैं या जब अपन कम मात्रा में पोल्ट्री अपन कहीं छोटी जगह पे पाल लेते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला जो धन है, या हम बहुत ज़्यादा 10,000, 20,000 या 1,000 मिनिमम हम रख लेते हैं, तो उसको पूर्ण व्यावसायिक रूप में लेने वाले के उस समय पे, दोनों समय पे ये आर्थिक की जो भूमिका होती है पशुपालक की या जो भी ये हैं किसान, उनकी उसको एकदम से ग्रोथ को बढ़ा देता है।
जिससे कहते हैं ना कि सरकार कहती है हम तो दुगना कर देंगे किसान की आमदनी को, हम कह रहे हैं नहीं, दुगना नहीं, कई गुना हो जाएगी, गुना कर देते हैं, कई गुना हो जाएगी, बशर्ते इसको पूरी देखरेख और अच्छी निगरानी में इसको किया जाए। इसलिए मैंने कहा कि ये उतना ही संवेदनशील भी है, यानी अगर आपने थोड़ी सी चूक यहाँ पर बरत दी तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए हमारा आज का कार्यक्रम। न सिर्फ हम आपको बताएंगे कैसे एक व्यावसायिक मॉडल को आप अपना सकते हैं, बल्कि ये मॉडल आपका सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे, मुर्गियाँ स्वस्थ रहे, इस पर भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए सबसे पहले इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट देख लेते हैं। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है। बेरोजगार युवकों के लिए तो मुर्गी पालन अच्छा खासा मुनाफा देने वाला साबित होता है। मुर्गी पालन के लिए आपको हैचरी से 1 दिन का चूजा लेना होगा और 20 हफ्तों तक उसे पालना होगा। उसके बाद मुर्गियां अंडे देना शुरू कर देती हैं और करीब 70 हफ्तों तक अंडे देती रहती हैं। चूजों की बात करें तो आप चाहें तो बिछावन के ऊपर भी चूजों को रख सकते हैं और चाहें तो पिंजरों में भी पाल सकते हैं। संगठित क्षेत्र में बड़े किसान 10,000 तक मुर्गियां पालते हैं, जबकि अगर आप छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो 1000 चूजों से भी शुरुआत कर सकते हैं। मुर्गी पालन के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती और ये जल्दी ही आमदनी भी देनी शुरू कर देता है। साथ ही लाभ भी अच्छा होता है। इस व्यवसाय के लिए जगह भी बहुत कम चाहिए। अगर प्रशिक्षण लेकर काम शुरू करेंगे तो नुकसान की संभावना भी कम रहेगी। बता दें कि बरसात में मुर्गियों की खास देखभाल करनी चाहिए। बरसात के मौसम में खिड़की के बाहर प्लास्टिक की शीट लगा दें ताकि बारिश का पानी अंदर नहीं जा पाए। आवास में लकड़ी के बुरादे या धान की भूसी की बिछावन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि बिछावन को गीला होने पर तुरंत बाहर निकाल दें। गीला बिछावन मुर्गियों के साथ साथ इंसानों के लिए भी नुकसानदेह होता है। इसके अलावा मुर्गियों को बीमारियों से भी बचाकर रखें। आमतौर पर मुर्गियों में रानीखेत, चेचक, खूनी दस्त, कृमि रोग, परजीवी से फैलने वाले रोग और पोषाहार से जुड़े रोग होते हैं। इलाज के लिए मुर्गियों को समय से पशु चिकित्सक को दिखाएं। तो अभी बात की मुर्गी पालन की और आइए अब नज़र डालते हैं आज के हमारे दूसरे विषय पर, जो कि है बरसात में पशुओं की देखभाल कैसे करें। तो मैं तरुणा जी आपसे जानना चाहूँगी कि बरसात का मौसम फुहार लेकर आता है, ये कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा साल इसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन वहीं साथ ही साथ हमारे पशुपालकों के लिए ये सबसे चुनौतीपूर्ण सीज़न भी रहता है। देखिए, इस सीज़न में हमारे को पशुओं की खास देखरेख करनी चाहिए, ना कि इस सीज़न में, पर जब मॉनसून की या बरसात की शुरुआत होती है जी। उससे पहले ही हमारे को तैयारी करनी होती है। तो उस तैयारी में सबसे पहले शामिल होता है हमारे पास उनकी डीवर्मिंग करना। जो पेट के कीड़े हैं, बरसाती मौसम में आपको पता है ये जो पेट के कीड़े हैं ये बहुत जल्दी पनपते हैं। तो खाने के जो हम इनको चारा डाल रहे हैं, जो पानी दे रहे हैं, उसके थ्रू इनके पेट में जाके वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। दूसरा चुनौतीपूर्ण जो चीज़ हमारे पास आती है कि बरसातों से पहले हमारे को 1 महीना पहले इनको मुंह खुर के और गलघोटू के टीके लगवाने होते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में गलघोटू और मुंह खुर 2 ऐसी बीमारियां हैं। अगर गलघोटू होता है तो गलघोटू तो हमारी जानलेवा बीमारी है, जो 24 घंटे के अंदर अंदर पशु को अगर इलाज ना दिया जाए प्रॉपर तो पशु की जान भी जा सकती है, बहुत खतरनाक। और FMD जो मुंह खुर की बीमारी है, उसमें फिर पशु जो है उस ब्यात में दूध देना बंद कर देता है। हालांकि वो जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन जो किसान का जो आय है उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बिल्कुल, उत्पादकता घट जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस किस तरह की समस्याएं इस सीजन में हो सकती हैं। हालांकि जैसे ही मॉनसून दस्तक देने वाला होता है उससे पहले ही से आपको तैयारी करनी चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर अभी भी कोई समस्या आ रही है तो भी आप हमें इसके बारे में अवश्य बताएं। हमारे एक्सपर्ट स्टूडियो मौजूद हैं जो कि आपकी आशंकाओं को दूर करेंगे, समाधान बताएंगे। अब देख लेते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। किसान पशुओं को अपना धन मानते हैं। जिस तरह हम अपने धन की रक्षा करते हैं, उसी तरह हमें अपने पशुधन की भी देखभाल करनी चाहिए। खास तौर से बरसात के मौसम में तो पशुओं की देखभाल पहले से ज्यादा की जानी चाहिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि बरसात का मौसम पशुओं के लिए सबसे ज्यादा घातक माना जाता है। बरसात में पशुओं में गलघोटू व मुंह पका खुरपका जैसी बीमारी हो सकती हैं, जिस कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो जाती है। इसलिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाने चाहिए। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दें और बाड़े की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़े की सतह सूखी और फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। पशुओं के बाड़े की छत से पानी नहीं टपकने दें और बाड़े के आसपास पानी का ठहराव नहीं होने दें। गंदे पानी में मच्छर और मक्खी पनपते हैं जो पशुओं में बीमारियां फैला सकते हैं। इनकी रोकथाम के लिए केरोसिन का तेल पानी वाले गड्ढों में डाला जा सकता है। पशुओं में बीमारी का कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक की सलाह लें। इसके अलावा ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं। इसीलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। तो ये हमारी पूरी रिपोर्ट थी जिसमें हमने आपको बताया कि इस सीज़न में क्या क्या हो सकता है, यानी बरसात के मौसम में कैसी कैसी समस्याएं हमारे पशुपालकों के सामने आ सकती हैं और उनका निदान भी कैसे किया जाए। कुछ बातें हमने रिपोर्ट में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन लाइव हमारे एक्सपर्ट हैं, आप अपने सवाल हम तक पहुँचाएँ जिनका जवाब इसी कार्यक्रम के दौरान हम तक पहुँचाया जाएगा। अब आइए मुर्गी पालन पर बात कर लेते हैं। तो सर, सबसे पहले तो मौसम पर हम जाएंगे और मैम भी हैं जो कि हमें समझाएंगे कि कैसे मुर्गियों की भी देखभाल इस मौसम में विशेष रहती है। लेकिन एक कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे हमने डिस्कस किया कि एक ऐसा व्यवसाय है जिसे आप ज़रूरी नहीं है कि बड़े स्तर पर करें, आप बैकयार्ड भी कर सकते हैं, जो कि हमारे बहुत समय से किसान पहले से करते आ रहे हैं। और आप एकीकृत कृषि प्रणाली में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप अच्छी लाभ ले सकते हैं। तो किस किस तरह से मुर्गी पालन को कृषि के साथ हम जोड़ सकते हैं, या फिर इसे एक मुख्य व्यवसाय या मुख्य कार्य के तौर पर भी किसान अपना सकते हैं? देखिएगा, जो ये है पोल्ट्री रियरिंग है या जो मुर्गी पालन, इसको कृषि जो है इससे हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे अपन कहते हैं डीप लिटर या बिछावन, वो तो पूर्ण रूप से और बहुत अच्छी उम्दा किस्म का खाद होता है, जिसको कि किसान अगर 40 पक्षी किसी के पास में है, 40 पोल्ट्री हैं, तो वो 1 एकड़ का खाद उसे साल भर के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे सस्ता खाद, इससे अच्छा खाद तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए इसको कृषि से अलग करना या कृषि से अलग कह देना वो उचित नहीं होगा। बल्कि ये कहा जा सकता है कि इसे छोटे स्तर पे कम लागत के साथ में कोई भी शुरू कर सकता है। और कोई कहे कि नहीं, मैं तो इसे मुख्य रूप से शुरू करना चाहता हूँ, तो आप 2000 से 4000 से 6000 पक्षी यानी कि पोल्ट्री बर्ड से शुरू कर सकते हैं आप, और आगे जितना भी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसकी शुरुआत अपन कम से लेके और ज़्यादा जहाँ तक हमारी सीमाएं हैं वहाँ तक हम कर सकते हैं। और इसका कोई भी चीज़ आप ये देखिएगा, कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाती। जैसे लीटर है इसका, वो यानी कि बिछावन, यानी कि बीट वगैरह जिसमें गिरी हैं या सारा सब कुछ हुआ, वो तक वेस्ट नहीं जा रहा है। और इसके जो उत्पाद हैं, अंडे हैं, फर है, मीट है, इसका कोई भी चीज़ तो वेस्ट नहीं जा रही है। एक भी चीज़ वेस्ट नहीं जा रही है। अब इसको हम किस तरीके से वर्गीकृत करें कि मुर्गी पालन किस किस तरह से, मांस के लिए कर रहे हैं, अंडों के लिए कर रहे हैं, खाद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नस्लें भी अलग अलग होती हैं। जी, इसमें कुछ प्रजातियां हैं जो केवल हम उनको अंडों के लिए काम में लेते हैं, कुछ प्रजातियां हैं जिनको केवल हम मीट के लिए काम में लेते हैं, और कुछ प्रजातियां ऐसी मानी जाती हैं कि उनके अंडे जो हैं वो अति पौष्टिक प्रकार के होते हैं। और उनका उपयोग अभी आज के समय में, आज के दिन उनके अंडों की कीमत 100 रुपये एक अंडे की कीमत है। वो कौन से अंडे होते हैं? ये कड़कनाथ वगैरह है जो हमारे यहाँ पे देसी उससे डेवलप की हुई है प्रजातियां हैं। और जो कि ये छत्तीसगढ़ वगैरह से या जो ऐसे पठारी क्षेत्र हैं जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उन जगहों से ये उपलब्धता इनकी होती है हमें। जी। और इनकी पौष्टिकता, इनके अंडों की पौष्टिकता बहुत अधिक मानी जाती है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें ये 3 प्रकार का हमने डिवाइड कर लिया। अंडे वाले,
मांस वाले, और अंडों में भी अति पौष्टिकता वाले अंडे, और जो इनका बिछावन हम चाहेंगे तो भी, नहीं चाहेंगे तो भी अति उत्तम खाद के रूप में हमें प्राप्त होता है। जी जी। तो हम कृषि से तो इसको दूर ले जा ही नहीं सकते। बिल्कुल, और इसका कोई सा भी ऐसा उत्पाद नहीं है जिसको हम ये कह दें कि नहीं ये उपयोग में नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे पहले आपको चुनाव करना होगा कि आप किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं मुर्गी पालन, अंडों के लिए, मांस के लिए, या फिर जो सर ने बताया कि अति पोषक अंडे जो हैं, देसी अंडे हैं, उनके लिए करना चाहते हैं, और उसी के अनुसार ही आपको अपनी योजना बनानी होगी। चलिए, अब आपने अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सभी डिटेल्स हम टेलीविज़न स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि पशुपालन में, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे में आवास कि इस समय किस किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारिश के सीज़न में और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, भोजन को लेकर कैसे और ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसी तरीके से मुर्गी पालन में अगर आप मांस के लिए करना चाहते हैं मुर्गी पालन तो क्या करना होगा। छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ तो आज के विषय आपके लिए फिर से हम दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें, देखरेख कैसे करें ताकि वो स्वस्थ रहें। साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं मुर्गी पालन पर भी। आइए बातचीत को हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले हमारे एक दर्शक हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें फ़ोन लगाया है। आइए बात करते हैं उनसे। जी नंदस्वरूप जी, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी। मैं ये चाहता हूँ कि जुलाई का माह चल रहा है, आषाढ़ और सावन का महीना सावन लगने वाला है। ऐसी दशा में आके बरसात के मौसम में पशुओं को हरी लग सकती रहना। और दूसरी चीज एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, उसमें हमें हरा चारा की मात्रा और सूखे चारा की मात्रा कितनी देनी है, क्योंकि हरे चारा की मात्रा होता है, चारा में पानी होता है, इसका कितना प्रतिशत बनाकर है। ठीक है सर, समझ गए आपका सवाल। जी मैम, पहला सवाल क्या पूछा इन्होंने? एक तो सर मैम ये जानना चारा चाहते का, तो हरे चारे के बारे में। देखिए इस मौसम में आपने हरा चारा कम से कम देना है, क्योंकि आप हरा चारा जो देंगे उसके अंदर जो रेशा है उसकी मात्रा और जो पानी है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, तो वो पेट भरने का तो काम कर देगा लेकिन कोई भी प्रकार का पौष्टिक तत्व नहीं दे पाएगा। तो ऐसे में आपके पशु को दस्त लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो और वो दस्त जो होते हैं वो फिर हमारे कई बार ऐसा होता है वो कंट्रोल में भी नहीं आते हैं, या फिर उससे गैस बन जाती है बहुत ज़्यादा, जिसको आप अफारा बोलते हैं। तो कोशिश कीजिए इस टाइम हरा चारा थोड़ा कम और उसके अंदर जो आपका कंसंट्रेट होता है या भूसा जो होता है उसको ज़्यादा मिला के दें, ताकि पशु का पेट भी भरे और पौष्टिक तत्व भी जाए। एक चीज़ का और कहना चाहूँगी, जो मैंने पहले भी बोला कि आप इस टाइम पे उनकी डीवर्मिंग यानी कि पेट के कीड़े की दवाई ज़रूर दें, और बरसात के सीज़न शुरू होने से पहले, बीच में और एक बार बाद में। और एक इसके अंदर आपने एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पशुओं को जब आप चारा डाल रहे हैं तो उसके साथ जो मिनरल मिक्सचर होता है जिसको हम खनिज लवण मिक्सचर कहते हैं वो भी आपने ज़रूर देना है।
और इनका पहला सवाल क्या था, क्लियर नहीं था मैम। इसी उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आई थी, लेकिन चारे के बारे में ही ज़्यादा जानना चाह रहे थे। मेन यही है चारे का। और आपको जो मात्रा रखनी है इसके अंदर, देखिए अगर आप दिन में इनको दे रहे हैं 15 किलो के करीब चारा दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपने जो हरे चारे की मात्रा है वो 5 किलो से ज़्यादा नहीं रखनी है। और उसके अंदर थोड़ा सा आपने नमक भी ज़रूर मिलाना है, 1 मुट्ठी नमक अवश्य मिलाए इसके अंदर। जी बिल्कुल। तो अब हम इस पे बात भी करने वाले थे कि इस बरसात के मौसम में आहार पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आवाज़ की बात कर लेते हैं। ये तो बात हुई कि पहले शुरुआत में ही आपको क्या क्या व्यवस्था करनी होगी, जो कि हमने पहले बात की। लेकिन अब क्योंकि बारिश हो ही रही है, कई जगहों पर तो जल भराव जैसी समस्याएं भी हो रही हैं और भी तरह तरह की समस्या है, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं? उससे पहले हम एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राकेश जी, जिन्होंने शिमला से हमें कॉल किया है, हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी राकेश जी, सवाल बताएं। जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा दोनों विषय से एक सवाल है। सबसे पहले तो ये सवाल है कि आजकल जैसे बरसात आ रहा है, तो हमें जो पशु को जब पानी देते हैं तो बरसात के मौसम में पानी की करते हैं और पशु के लिए। और नहीं, एक बार फिर से अपना सवाल बताइए। पशुओं को जो पानी देते हैं, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि जैसे बरसात के मौसम में पानी की व्यवस्था किस तरह से पशु के लिए करते हैं, क्योंकि सावन का महीना है, पानी में कुछ है मिट्टी जरा आप समझ पा रहे हैं सवाल? अच्छा, दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सवाल क्या करना है, क्योंकि इस टाइम जो पानी में है आपकी मिट्टी चली जाती है या और प्रकार की चीज़ें से हवा चलती है, तो बहुत सारे गंद उड़ के आ जाता है। एक तो उस पानी को रेगुलर चेंज कीजिए, और दूसरा उसके अंदर थोड़ा सा क्लोरीन ज़रूर मिक्स कीजिए, ताकि जो ये एक डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। मतलब कि जो भी किसी भी प्रकार का जो गंदगी आई हुई है उसके अंदर, उसको हटाने का काम करेगा। वैसे इस मौसम में पशु पानी कम पीता है, थोड़ा हरे चारे में भी पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात भी नहीं है कि हम मेरा पशु पानी नहीं पी रहा है। अपने आप ही इस मौसम में जो पशु है वो पानी कम कर देता है। ठीक है। सर, जैसे इनका मुर्गी पालन से जुड़ा सवाल था कि मुर्गियों में टीकाकरण कैसे कराएं, कब कब कराएं? इसमें टीकाकरण का एक पूरी विधि है, जिसमें रानीखेत यानी कि एक दिन से लेके जिस दिन पहला दिन होता है उसका, उस दिन से हम वैक्सीनेशन शुरू करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के वैक्सीनेशंस हैं। हम क्षेत्रों के हिसाब से, जैसे कई बीमारियां किसी क्षेत्र में ज़्यादा हैं तो उनके वैक्सीनेशंस करते हैं। तो आप पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो आपके पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार के, जैसे रानीखेत तो है ही, इसके अलावा मरेक्स है, दूसरी डिजीज़ेज़ हैं और हैं, गंबोर है, और दूसरी जो बीमारियाँ हैं उनका समय समय पर वहाँ के जो पशु चिकित्सक हैं उनकी सलाह अनुसार आप समय समय पर इनका वैक्सीनेशन करवाते रहें। और वैक्सीनेशन के साथ साथ में डिवॉर्मिंग भी ज़रूर करवाएं। जैसे बड़े पशुओं में भी पेट के कीड़ों की के लिए आवश्यक होती है डिवॉर्मिंग, ऐसे ही इनमें भी होती है। और उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है पिपराजिन, जो कि उनके पानी में घोल दिया जाए तो वो पक्षी पी लें। और वो देने से पहले आपको कम से कम 1-2 घंटे तक उनके सामने से पानी हटा लेना चाहिए पक्षियों के सामने से, जिससे कि उनको जैसे ही आप सर्व करेंगे तो उस समय पे वो सब पक्षी एक साथ पी लें। और ज़्यादा मात्रा में, पहले अगर आपने 5 बर्तन रखे हुए हैं पानी के, तो अब आप कम से कम 8 या 10 रख दें, जिससे कि सारे पक्षी अलग अलग जगह से लगभग बराबर मात्रा में पानी पी सकें। अन्यथा कई बार क्या होता है कि जैसे आपने किसी को पानी दिया तो उसने क्या हुआ कि एक में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पक्षी है उसने ज़्यादा पी लिया, और जो दूसरा पक्षी है कमज़ोर है वो उस पानी को नहीं पी पाया, क्योंकि हमें तो सबकी डिवॉर्मिंग एक साथ करवानी है। तो इसलिए उस समय पे जब भी आप डिवॉर्मिंग करें पानी के बर्तनों की मात्रा बढ़ा दें। जी जी। एक और कॉलर है, प्रवीण दुबे हैं, जिन्होंने हमें कॉल किया है नवादा से, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। जी प्रवीण जी, बताएं क्या सवाल है? जी, मेरा नाम प्रवीण दत्त दुबे है, नवागढ़ से बोल रहा था। जी जी जी, मेरा सवाल ये है मैडम। हाँ सर, बताइए। बरसात के दिनों में अपने पशुओं को खुरपका मुहपका की ये बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए अपन किसान टीकाकरण कब करवाएं? खुरपका मुहपका का टीकाकरण। दुबे जी, देखिए मैंने पहले भी बोला है कि जो आपने टीकाकरण करवाना है वो बरसात शुरू होने से 1 महीना पहले करवाना है, जब थोड़ा सा आपका मौसम में गर्मी थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में भी जो पशु है वो स्ट्रेस में आ जाता है।
तनाव में आ जाता है ये। हाँ जी, तो आपने जो टीकाकरण करवाना है, मान लीजिए आपके वहाँ पे प्रिडिक्शन है कि आपकी 1 जुलाई से बारिश आनी है, तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले आप टीकाकरण करवाएं। और टीकाकरण में मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगी, अगर आपको लगता है कि आपके पास 10 एक पशु हैं और किसी एक पशु को ये बीमारी के लक्षण आने शुरू हो गए हैं, तो तुरंत उस पशु को अलग करके और उन 9 पशुओं का अभी टीकाकरण नहीं करवाना। कुछ दिन 7 दिन उनको देख के कि वो ठीक है, उनमें किसी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है, तो आप वो टीकाकरण करवाएंगे अपने बाकी पशुओं का। क्योंकि एक रूल है कि किसी के अगर डेयरी फार्म पे या घर पे अगर एक बार उस सीजन में खुरपका या मुखपका की बीमारी आ गई है, तो हमारा किसान का क्या होता है कि जी मेरे बाकी पशुओं का टीका कर दीजिए, तो टीका करने से उनमें नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो जीवाणु हैं उसके वो आसपास के एनवायरनमेंट में होते हैं। वैक्सीन लगने से थोड़ा सा इम्यून स्टेटस, मतलब जो उसकी रोग से प्रतिशोधक क्षमता है वो कम हो जाती है। उससे बचने के लिए हमने उनको पहले 7 दिन तक देखना है कि उनमें कोई लक्षण तो नहीं आ रहा है, और फिर आपने टीका लगवाना है। और एक चीज़ और बताऊंगी जो मैं एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ आपको, जब आप टीका लगवा रहे हैं तो आपने पशु के पास खड़े होकर टीका लगवाना है, ना कि जो टीम आई है उसको आप सिर्फ ये बोल देंगे कि जी आप टीका लगा लीजिए। पशु हिले डुले कम से कम, क्योंकि वो टीका पूरा का पूरा आपका मांस में जाना चाहिए। वो खाल में रह जाएगा तो वहाँ पे क्या होता है कि फोड़ा बन जाता है, दर्द होता है, और पशु उसकी वजह से दूध से लात जाता है, दूध कम हो जाता है या दूध बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है, बुखार आ जाता है। तो कोशिश कीजिए अपने एक एक पशु को पकड़ के आप तरीके से और फिर वो टीका लगवाइए। जी जी बिल्कुल। एक हमारे पास ईमेल आया है सर, मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ सवाल है ये। हिमेश है, इन्होंने हमें शिमला से सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं कि इस मौसम में मुर्गी पालन करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये वाकई सवाल बहुत अच्छा जो प्रैक्टिकल है जी। एक तो सबसे पहले ना, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब भी बता रही थी कि हमें कहीं पे भी नमी होने से पहले ध्यान रखना चाहिए, तो इसी तरीके से हम अपने पोल्ट्री फार्म को या बैकयार्ड पोल्ट्री को कैसे बचा सकते हैं नमी से। सबसे पहले तो हम पॉलीथीन के वो उनके विंडोज़ पे, गेट्स पे वो पर्दे लगा दें, जिससे कि हमारे जो मुर्गियाँ हैं जहाँ रखी हुई हैं उस जगह पे उनका जो बिछावन है, जिसे अपन डीप लीटर भी बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के डीप लीटर हैं, अलग अलग प्रकार के बिछावन हैं, उनमें कम से कम नमी आ सके, या जो भी अंदर जाएगा वो गीला व्यक्ति अंदर ना जाए, और हमारा कोई सा भी पक्षी गीला ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो हम उसकी चीज़ की पूरी सावधानी रखेंगे। हाँ, अगर हमने पूरी सावधानी रखी फिर भी गीला हो गया, हमने पॉलीथीन साइड में लगा दी, पता चला ऊपर से पानी टपक गया, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसके बिछावन को तुरंत खाली करेंगे। जो मुर्गियाँ भीग गई हैं उनके ऊपर रोशनी की व्यवस्था कर देंगे, जिससे कि वो जल्दी सूख भी जाए और उनका तापक्रम वापस, नियमित तापक्रम उनके पास में, उनके शरीर में वापस आ जाए। जी जी, ये छोटी छोटी सावधानी है। और इन्होंने साथ में ये भी जानना चाहा कि आम तौर पर अगर मुर्गी पालन कोई करना चाह रहा है तो उसे कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो मौसम स्पेसिफिक सवाल था, वैसे भी ये जानना चाहते हैं। हाँ, ये वाला अत्यंत आवश्यक है आज के दिन के। अपन बिल्कुल सबसे, जिसे कहते हैं ना, एकदम देसी अंदाज में चलते हैं। देसी अंदाज में सबसे पहले चूजे हमें बहुत अच्छी क्वालिटी के, यानी कि बहुत अच्छी ब्रीड के चुनने चाहिए, है ना, कि हमें कौन सा अंडे वाले चाहिए, मांस वाले चाहिए, या बहुत अधिक पौष्टिकता वाले अंडे वाले चाहिए। तो हम पहले तो ये चूज़ करें, उसी हिसाब से उनके चूजों को चूज़ करें कि हाँ, हमें उनके चूजों को इस प्रकार से चुनना है कि जो हम वाकई उनसे जो उत्पाद चाह रहे हैं, क्योंकि हर बाजार का एक अलग प्रकार के उत्पाद की मांग होती है, तो उस उत्पाद के हिसाब से हम अपने चूजों का चयन करें। दूसरी बात, उसके लिए आवास की उत्तम व्यवस्था रखें, यानी कि वो हवादार होना चाहिए, पानी उसमें सीलन नुमा नहीं होना चाहिए, प्रकाश आना चाहिए। तो हम इसके लिए पश्चिम और पूर्व की दिशा को बहुत अच्छा मानते हैं, जिससे कि उसमें हवा का भी आना जाना बहुत अच्छा बना रहेगा और बरसात भी सीधे नहीं आएगी उन पर। और इसके अलावा थोड़ा सा उठा हुआ होना चाहिए स्थान। इसके अलावा जो हम कहते हैं फुटबाथ होते हुए उसके अंदर जो भी प्रवेश करना है, फुटबाथ होते हुए प्रवेश करें, नियमित रूप से डिवॉर्मिंग करवाएं, नियमित रूप से वैक्सीनेशन करवाएं, और आहार बहुत अच्छी प्रकार का रखें, क्योंकि वो उत्पादकता को बढ़ा देगा और वही उत्पादकता का मुख्य स्तंभ है। हमारी जो उसकी उत्पादकता होती है उसका मुख्य स्तंभ है। और तीसरी चीज़, और जो एक विशेष चीज़ है, हम इसमें ध्यान रखेंगे कि जो हमें कमज़ोर लग रहे हैं चूजे या जिनकी ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं आ रही है, उनको कर्लिंग में शुरुआत में ही हटा दिया जाए, क्योंकि वो पक्षी खाना तो खाएंगे
लेकिन उतना उत्पादकता उत्पाद नहीं नहीं देंगे। रहेगी। जी, तो वो उससे हानि, cost जो बढ़ेगी। नुकसान होगा जी, जी। वो उस पशुपालक को या उस किसान को ही होगा। तो उनको शुरुआत में ही हमें हटा देना चाहिए और समय समय पर पशु चिकित्सक की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि सरकारी पशु चिकित्सक होते हैं, फ्री में सलाह भी मिल रही है, कम पैसे लग के व्यवसाय भी हो रहा है, इससे बढ़िया व्यवसाय कहाँ मिलेगा। और आप पूरा विश्वास भी कर सकते हैं उनके ऊपर हाँ, कि आपके उनके ऊपर साथ- पूरा विश्वास कर। जी जी। एक हमारे साथ कॉलर है दिनेश पटेल हैं, जिन्होंने इंदौर से हमें फ़ोन लगाया है। आइए बात करते हैं। दिनेश जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है, किस विषय पर सवाल है आपका? ये मैम गाय का दूध उत्पादन में कमी क्यों हो जाती है बारिश के समय पर? देखिए एक तो सबसे पहले जो कमी का कारण है वो होता है, या तो आपने पेट के कीड़े की दवाई नहीं दी, क्योंकि इस टाइम पेट के कीड़े की बहुत ज़्यादा आपकी इसमें वो बढ़ जाती है कि पेट के कीड़े होंगे। दूसरी बात, इस टाइम पे मक्खी मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अगर आपने उनसे बचाव नहीं किया है तो भी दूध में कमी आएगी। तीसरा ये कारण हो सकता है कि आपके अगर वहाँ पे पानी का रिसाव है, अगर छत से पानी टपक रहा है या नीचे गीला है या फिर आपने नीचे कच्चा फर्श रखा हुआ है, पक्का नहीं है, पानी ठीक से निकल नहीं रहा है, तो भी थन के अंदर इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से दूध में जो है वो कमी आ जाती है। तो आपने पहली चीज़ का तो बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखना है कि एक तो छत से पानी ना टपके। छत से पानी टपकने से क्या होता है कि आपका पशु पेशाब भी वहीं कर रहा है, गोबर भी वहीं कर रहा है, और अगर आपके बाड़े में 4-5 पशु हैं और आपने उनको साथ साथ रखा हुआ है और आप बरसातों में अक्सर अपने उनको बंद भी कर देते होंगे, तिरपाल भी लगा देते होंगे, तो उससे क्या होता है, अमोनिया गैस बनती है बहुत ज़्यादा, जो कि पशु को बहुत तंग करती है, उसकी आंखों में भी परेशानी करती है और वैसे भी इरिटेशन करती है। तो जो भी स्ट्रेस का कारण है, तनाव के जो भी कारण हैं, उनसे सबसे पहला असर दूध के ऊपर पड़ेगा और दूध में कमी आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो देखिए, दूध में कमी आ जाएगी और स्ट्रेस में जब भी पशु आता है तो उसका सीधा असर उसकी उत्पादकता, उसकी क्षमता पर पड़ता है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी इन दोनों विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सीधा हमारे एक्सपर्ट से बात करें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं कि बरसात के मौसम में कैसे पशुओं का रखरखाव किया जाए और मुर्गी पालन को कैसे हमारे किसान अपना सकते हैं, उसमें कौन कौन सी सावधानी बरतें, कैसे आगे बढ़ाएं। अब ब्रेक के बाद मैम आपके पास आना चाहूँगी कि जैसे कि हम बहुत सारे दर्शकों की जो कॉल थे उससे हमने आहार को काफ़ी कवर कर लिया है और आमतौर पर किस किस तरह की बीमारियाँ और हो सकती हैं। खुरपका मुँहपका के बारे में तुमने बात की, लेकिन कई तरह के कीड़े मच्छर मक्खियाँ भी होते हैं सीज़न में। उससे पहले कॉलर है राजकुमार जी हैं मध्य प्रदेश से, उनका सवाल लेते हैं। जी राजकुमार जी, बताइए क्या सवाल है। ये हमारे गाय का बछड़ा है 2 साल का, तो हष्ट पुष्ट नहीं हो रहा, दिन पे दिन उसकी हालत खराब होती जा रही है। अच्छा ठीक है मैम, दिन मतलब वो कमज़ोर होता जा रहा है कि पहले तो आप ये देखिए कि आप उसको आहार क्या दे रहे हैं और आपने पेट के कीड़े की दवाई दी है कि नहीं दी है, और तीसरा पेट के कीड़े की दवाई दी है आपने उसको, और अगर नहीं दी है तो सबसे पहले तो आप पेट के कीड़े की दवाई दीजिए उसको। तो उनको गेहूं का भूसा दे रहे हैं। हाँ जी, गेहूं का भूसा दे रहे हैं। गेहूं का भूसा दे रहे हैं। देखिए गेहूं के भूसे में थोड़ा हरा ज़रूर मिलाइए, क्योंकि सिर्फ गेहूं का भूसा देने से भी ना उसके अंदर एक तो अफारे की शिकायत आती है, दूसरा डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो आपको दोनों का मिक्सचर देना है, उसको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं रखना है। आप हरा चारा मिक्स करके देंगे ताकि उसके अंदर उसका फाइबर भी जाए और पानी जो है वो भी और अंदर जाए। दूसरा आपने क्या करना है, इसके अंदर जो खनिज लवण मिक्सचर है वो देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो 2 साल का है जैसे आपने बताया, तो आप उसको 20 ग्राम के करीब खनिज लवण मिक्सचर दिन में 2 बार दे सकते हैं। तो वो, और एक आपका क्या होता है कि अगर वो आहार भी कम ले रहा है, जैसे आप बता रहे दिन बर दिन कमज़ोर होता जा रहा है आहार, तो उस की पूर्ति के लिए आपने उसको ना लिवर टॉनिक भी देने स्टार्ट करने हैं ताकि उसका लिवर भी एक्टिव रहे।
तो क्योंकि कई बार क्या होता है, पेट के कीड़े जो हैं वो लिवर पे बहुत ज़्यादा असर करते हैं, तो जब तक आप लिवर टॉनिक नहीं देंगे तो लिवर उसका मजबूत नहीं होगा। बाकी एक बार फिर भी आपको ये सलाह दूंगी, अपने निकटतम पशु चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं कि वो और चीज़ें देखेंगे कि कहीं उसके ऊपर टिक्स तो नहीं लगे हुए, जिनको हम चीचड़ी कलीली बोलते हैं। जो चीचड़ी कलीली है वो भी खून चूस लेते हैं, और उनके जब वो काटते हैं ना शरीर में, तो उसके माध्यम से खून में कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे पशु के शरीर में गिरावट आती जाती है। तो उस चीज़ का भी आप टेस्ट करवाइए। जी सर, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि किस किस मकसद से आप मुर्गी पालन करना चाहते हैं, पहले इसका चुनाव कर लें। अब आगे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे वो किसान जो कि मुर्गी पालन को नए स्तर पर ले जाना चाहते हैं, क्या उनके लिए किसी तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था है? क्या इसके लिए प्रशिक्षण ले सकते हैं वो, ताकि और दक्ष तरीके से इसे कर सकें? अगर वो लोग बैकयार्ड पोल्ट्री कर रहे हैं तो उन्हें मामूली सी छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर से पूछी तो काम चल गया, जैसे अपन लोग गाँव में करते हैं। लेकिन जब आप अच्छे तरीके से पूर्ण व्यवसाय के रूप में इसको अपनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको फिर उसी तरीके का भोजन आहार देना पड़ेगा, उसी प्रकार का आवास है, उसी प्रकार का आहार है, उसी प्रकार का उपचार है, ये सब चीज़ें देनी पड़ेंगी। और देखभाल भी उसी प्रकार से देनी पड़ेंगी, क्योंकि अभी तक तो आप क्या है कि दूसरा कोई मुख्य व्यवसाय है उसके साथ में छोटे रूप में चल रहे थे, अब आप इसे ही मुख्य व्यवसाय बनाना चाह रहे हैं। तो ऐसे समय पे मेरी अपनी व्यक्तिगत राय रहेगी कि हमें ना, जब उस पर इतना पैसा भी खर्च करना चाहते हैं, समय भी देना चाहते हैं, और उससे हम एक अच्छा लाभ भी लेना चाहते हैं, तो इसको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हमारे जैसे वेटनरी कॉलेजेस हैं, अगर बाय द वे कोई ज़्यादा उस पे लेना चाहे तो। नहीं तो क्या होता है कि आम तौर पे जो पशु चिकित्सालय हैं या कुछ पशु चिकित्सालय के जो हेड्स होते हैं, वहाँ पे उन लोगों के यहाँ पे छोटी छोटी ट्रेनिंग्स चलती हैं। कहीं पे 3 दिन की ट्रेनिंग है, कहीं पे 15 दिन की ट्रेनिंग है, छोटे छोटे। और कई ऐसे हैं प्रशिक्षण केंद्र हैं जहाँ पे कि उनके यहाँ पे 1-1 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यानी कि उसमें फिर आपके किसी भी प्रकार से असफल होने की या परेशानी आने के का ऐसा कोई वो बाकी नहीं रह जाता क्षेत्र जिसमें कि आप प्रशिक्षित ना हो। तो मेरी राय ये रहेगी कि जब भी आप कोई व्यवसाय करने जाएं तो आप पूर्ण प्रशिक्षित होकर ही उसे मुख्य व्यवसाय के रूप में अपनाएं। अन्यथा दूसरे वाले में तो आप छोटे मोटे कर रहे हैं, आपके आसपास के जो पशु चिकित्सक हैं या दूसरे व्यवसायी हैं वो आपको सलाह देके, मशवरा देके आपको सफल बना सकते हैं, उसमें लाभ भी मिल सकता है। लेकिन बड़े वाले में तो आपको पूर्ण वैज्ञानिक रूप से और विधिवत करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक कॉलर है, पहले उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर मैं एक और मेरा सवाल है वो मैं जानना चाहूँगी इसका जवाब। मदन लाल जी हैं महाराष्ट्र से हमारे दर्शक, आइए बात करते हैं। हेलो मदन लाल जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, सवाल बताइए। बताएं सर। जो बकरी पालने के लिए खेत बना रहे हैं, उसका जो नीचे वाला फर्श करें कि कच्चा रहने का? बकरी पालन आप कर रहे हैं, गोट फार्मिंग? जी। ठीक है मैम, फर्श कैसा होना चाहिए आवास? देखिए, उसके अंदर आपको जो आवास रखना है वो कच्चा रखना है, आपको उनके खुले में रखना है, बंधे में नहीं रखना। मैक्सिमम जो होना चाहिए वो आपका जो है वो कच्चा होना चाहिए। थोड़ा सा पोर्शन आप पक्का रखिए, जैसे कभी बारिश हो गई, सर्दी हो गई, तो उस टाइम पे आप उनको, या रात के समय में आप उनको अंदर कर दीजिए जहाँ पे वो रखे। दिन के समय में आपने उसका जो आवास है वो कच्चा रखना है। जी बिल्कुल। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें जल्दी से ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमने बताया था कि खुरपका, मुँहपका और गलघोटू के बारे में तो आपने बताया, लेकिन हम जानते हैं कि और भी कई तरह की समस्याएं इस वक्त हो जाती है, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत होते हैं और उससे भी हमारे पशु असहज भी महसूस करते हैं और कई बार इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। वो कैसे समझें? देखिए, एक तो जो बीमारी, जो परजीवी होते हैं, परजीवी भी होते हैं। एक मैं आपको बताना चाहूँगी, कॉक्सीडिया करके बीमारी होती है जो इनमें बहुत इसी मौसम में बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा होता है जब पशु गोबर कर रहा है तो इनके, और ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है क्योंकि आपने उसको बंद कर रखा है, कुछ बारिशों की वजह से स्ट्रेस है, तो जो ये कॉक्सीडिया है ये इनके जो अंडे हैं ये इनकी उसमें निकलते हैं, गोबर में।
तो उसके बाद क्या होता है, अगर आपने वो तुरंत सफाई नहीं करी या वहाँ से पानी का रिसाव प्रॉपर नहीं है, तो या तो खाने के थ्रू वो ये इंजेस्ट कर लेते हैं उसको, मतलब ले लेते हैं। तो कॉक्सीडिया में कई बार आपका क्या होता है देखने को मिलेगा, दस्त लग गए हैं, बुखार हो गया बहुत तेज, रेस्पिरेटरी मतलब बहुत ज़्यादा तेज से सांस लेने, क्योंकि ज़्यादा बुखार होने से सांस लेने में भी बहुत सांस तेज तेज चलती है। तो एक तो ये बीमारी है जो पशु इनको मालिकों को पता ही नहीं चलता कि मेरे पशु को ये बीमारी हो गई है। दूसरा आपका क्या है, इस टाइम पे मक्खी मच्छर जैसे आपने बताया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पता ही है हमारे को, तो मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं, वो एक स्ट्रेस का कारण है। कुछ मक्खियों के थ्रू जो है इनके अंदर बीमारियाँ फैलती है, जैसे हमें पता है कि मलेरिया जो है किसी एक इसके काटने से हो जाता है, इसी प्रकार एक सेक्सी मक्खी होती है जिसके जो है हमारे बीमारी फैलती है इनके अंदर भैंसों में और गायों में। तो उसका भी हमने ध्यान रखना है कि मक्खी मच्छर से बचाव रखिए। इसके लिए मैं आपको एक देसी इलाज बताऊंगी। एक चीड़ का तेल आता है, आप कितना मर्जी कर लीजिए, हम लगाते हैं वैसे इसके अंदर बहुत सारे स्प्रे भी करते हैं, बट क्योंकि उनमें केमिकल होता है, कई बार पशु वो केमिकल ज़्यादा मात्रा में डल जाए किसान से तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो हम जो देसी इलाज करते हैं वो एक चीड़ का तेल लेते हैं, और ये आपको पंसारी की दुकान पर बड़े आराम से मिल जाएगा। तो आप चीड़ के तेल में थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के पशु के शरीर पर लगा दीजिए, तो वो उसको मक्खी मच्छरों से बिल्कुल दूर रखेगा इस टाइम पर। और जैसे आपने इसमें टिक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इस मौसम में, तो टिक्स का आपने क्या करना है, इंजेक्शन भी आता है इसके अंदर। सबसे बेस्ट तो है कि आप इंजेक्शन लगवा दीजिए, तो वो पेट के कीड़े भी निकाल देगा और जो बाहर के परजीवी हैं, जो बाहर के जो टिक्स हैं वो भी निकाल देगा। टिक्स जो है बहुत तरह के प्रोटोजोअन डिजीज जो होते हैं उनका कारण है। ये नहीं है कि वो सिर्फ खून चूस रहे हैं, खून तो चूस रहे हैं, लेकिन उनके थ्रू कुछ ऐसे डिजीज हैं जो पशु के खून में चले जाते हैं और वो फिर बहुत तरह की बीमारियां उसके अंदर करते हैं पशु के अंदर, जिसमें खूनी दस्त हो जाते हैं और एकदम पशु के शरीर में गिरावट आने लग जाती है। पशु को कई बार इस तरह के लक्षण होने शुरू हो जाते हैं कि जैसे वो पागल हो गया है। तो उन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है जो मेन बीमारी इसके अंदर है। एक बहुत मेजर चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे हम आहार की बात कर रहे थे कि जैसे अगर हमने इसमें हरा चारा बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, तो हरा चारा में क्या होता है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जी। उसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। पोटेशियम ज़्यादा होने से मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, और जहाँ मैग्नीशियम की कमी हुई नहीं और वहाँ आपका पशु क्या करेगा, कभी दीवार से सिर मारेगा, कभी आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाएगा कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं। मतलब बड़े पशु का बता रही हूँ मैं आपको, जो हमारे बड़े पशु हैं उनमें ऐसे लगेगा, वो लोटपोट होगा और बेचैन रहेगा, अलर्ट रहेगा, थोड़ी सी आवाज़ में भी वो एकदम अलर्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे आपने ये ध्यान रखना है कि हमने आहार में बहुत ही संतुलित आहार देना है, हरा चारा कम, सूखा ज्यादा। और अगर आपका पशु लगता है ये लक्षण दिखाने शुरू कर दिए हैं तो तुरंत अपने पशु चिकित्सक को कंट्रोल बुलाइए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अगर 1 से 2 दिन हो गए तो इसको पशु को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल। अब एक कॉलर है विनय त्रिपाठी है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। विनय जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका। विनय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ मैम, सुन पा रहे हैं। जी बताएं सवाल बताइए। मैं जैसा कि अभी मैंने बता रही थी कि उन्होंने बहुत अच्छा एक उपाय बताया कि जो है चीड़ का तेल, सरसों के तेल साथ मालिश करने से बहुत अच्छा आराम मिलेगा। साथ ही साथ मैम मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पशुओं को पेट में जो कीड़े दवा बताई है आपने, कौन सी दवा है जो हम लेके उसका इस्तेमाल करके लाभ ले सके, और पशुओं में कौन सी वैरायटी का हम जो है चुनाव करें ताकि उत्पादन अच्छा ले सके। किसका चुनाव करें? दूसरा क्या बताया आपने, क्या दूसरा सवाल क्या था, उत्पादन के बारे में आप जानना चाह रहे थे? जी मैम, किस नस्ल का चुनाव करें कि दूध के लिए हम अच्छा ये आप किस पशु के बारे में जानना चाह रहे हैं, गाय के बारे में, भैंस के बारे में? जी गाय के बारे में। ठीक। देखिए त्रिपाठी जी, ऐसा है कि जो पहला सवाल है आपका कि आप जो डीवर्मर, आपको पेट के कीड़े की दवाई कौन सी यूज़ करनी चाहिए, जो भी आपके निकटतम पशु चिकित्सालय में उपलब्ध है पहले तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, जब बच्चा होता है तब हम उसको फेनबेंडाजोल की टैबलेट देते हैं, या एल्बेंडाजोल की। नहीं तो हमारे पास आजकल बहुत तरह की टैबलेट्स आ रही हैं जिसमें एल्बेंडाजोल के साथ आइवरमेक्टिन भी मिला हुआ होता है। पशु जब 6 महीने का हो जाता है तो आप उसको आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जो कि पेट के कीड़ों से भी निजात दिलाएगा, और जो बाहर होते हैं ना टिक्स जो होते हैं, जिनको चीचड़ी कलीली बोलते हैं या जूं होती हैं, उनसे भी निजात दिलाएगा। तो आप किसी भी प्रकार का जो भी आपके वहाँ पे अवेलेबल दवाई है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपका पशु ज्ञाबन है तो आप
आपने उसको एल्बेंडाजोल बहुत लंबे समय तक नहीं देनी है। आपने लास्ट का जो प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर है, लास्ट के जो 3 महीने हैं 4 महीने हैं, उसमें आपने एल्बेंडाजोल को अवॉइड करना है। जी जी जी। और क्योंकि उससे बच्चे में कभी कभी परेशानी आने के चांसेस रहते हैं। और दूसरा आपने पूछा नस्ल के बारे में। देखिए जैसे कि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो गाय की नस्ल के बारे में, गाय वहाँ पे आपकी साहिवाल नस्ल की भी बहुत अच्छी मिलती हैं। गिर जो पहले सिर्फ गुजरात की नस्ल होती थी वो भी बहुत अच्छा दूध भी देती है और किसी भी प्रकार के उसमें एडजस्ट भी हो जाती है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि अगर आपने करनी है तो साहिवाल या गिर कीजिए। हरियाणा नस्ल की गाय जो है वो भी यूपी में बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएगी, पर जो हरियाणा नस्ल की गाय होती है उसका दूध थोड़ा कम होता है और कम समय के लिए रहता है। जी आइए, कॉलर हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, आप टेलीविजन को पहले म्यूट कर दें। पति राजकुमार जी हैं, नालंदा बिहार से। जी जी बताइए सवाल। हेलो जी सर, टेलीविजन पहले म्यूट कर दीजिए। पूछ रहे हैं कि अंडा मुर्गी खा जाती है। मुर्गी अंडा खा जाती है सर? ठीक है, समझ गए आपका सवाल। हेलो जी पृथ्वीराज जी, आपका सवाल समझ गए हम। कोई और सवाल भी है आपका? ये पूछ रहे हैं मैडम कि मुर्गी अंडा खा जाती है ना, तो उससे बचाव के लिए क्या हम लोग उपाय कर सकते हैं? ठीक है ठीक है। कुमार साहब, ये जो मुर्गियां हैं अंडा खनिज लवणों की शरीर में कमी होने के कारण खा जाती हैं। और आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, देखेंगे कि इनका जो अंडा होता है ना, उसका जो छिलका है वो होता भी बहुत पतला है, यानी कि उसमें कैल्शियम की कमी रहती है। कैल्शियम की बहुत डेफिशिएंसी है। और साथ में जो मिनरल्स जो इसको मदद करते हैं बनाने में छिलके को, वो दोनों ही चीज़ों की कमी होने के कारण ऐसा होता है। तो ऐसे समय पे आप उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ा दें, समय समय पे कैल्शियम उसको देते रहें। और इनका जो बेस्ट सोर्स है कैल्शियम के उसका कैल्शियम का प्लस मिनरल्स का, उसके लिए आप क्या करें, मीट मील आता है, ब्लड मील आता है, और ये फिश जो है फिश पाउडर आता है, इसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी उसमें बढ़ा दें अगर आप व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं तो। अगर आप व्यावसायिक रूप से नहीं कर रहे हैं तो इनका कैल्शियम की एक सीसी आती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से मिलती है। कैल्शियम का सिरप उसमें पानी में मिला दें, तो वो ये वाली जो समस्या आप बता रहे हैं ये समस्या नहीं रहेगी। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे हमारे पास ईमेल सवाल भी आए हुए हैं, उन पर हम नज़र डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ ब्रेक के बाद पहले दर्शक है अमरीश जी हैं, जालौन से हमारे साथ कॉल पर हैं। जी बताएं अमरीश जी, क्या सवाल है? हेलो हेलो जी जी बताइए अमरीश जी, क्या सवाल है आपका? मैम ये अपनी भैंस है 3 वर्ष की जी, लेकिन वो भैंस है एक तो 3 वर्ष हुए हैं, गाभिन नहीं हो रही है। गाभिन नहीं हो रही है भैंस? 3 वर्ष से। 3 वर्ष, ठीक है जी मैम।
देखिए अमरीश जी, अगर आप इसको एक तो सबसे पहले चेक करवाइए। अगर पहले तो ये बताइए कि ज्ञापन जेरी प्रॉपर दे रही है, वो भी जो तार देती है वो ठीक से दे रही है, हर 21 दिन में तार दे रही है कि नहीं दे रही है। पहले तो ये देखिए कि अगर बिल्कुल तार ही नहीं दे रही है तो अंदर हाथ डाल के चेक करना पड़ेगा कि उसके अंडाकोश पे तो कोई सिस्ट तो नहीं बना हुआ है, वो चीज़ चेक करनी पड़ेगी। और पहले ये बताइए कि अभी हुई वो 3 या 4 वर्ष की है कि मतलब 1-2 बार ब्याह भी चुकी है। तो ये सारी हिस्ट्री प्रॉपर बताएंगे तो ही हम आपको आगे इसका इलाज कर पाएंगे। तो आप पशु चिकित्सा से सबसे पहले उसको चेक करवाइए, अंदर हाथ डाल अभी के। लाइन पर नहीं है मैम, वो नहीं है। नहीं, ठीक है। अब सर बहुत सारे हमारे पास ईमेल आए, मैं जल्दी से ईमेल ले लेती हूँ। और हमारे एक दर्शक हैं, ये जानना चाहते हैं, राजेश जी हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं, पशुओं को नमक कैसे दें एवं कितना दें और कब दें? देखिए पशुओं में नमक देने का बहुत अच्छा तरीका है। आजकल कंपनीज ने नमक के ब्लॉक्स निकाल दिए हैं, तो आप वो ब्लॉक उनके जो जहाँ पे आप चारा डालते हैं उसमें वो ब्लॉक रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में उन ब्लॉक्स को वो चाटते रहेंगे तो नमक की उनसे पूर्ति होती रहेगी। जी जी। अब 2 सवाल सर मुर्गी पालन के ऊपर हैं, दोनों सवाल मैं जल्दी साथ में ही ले लेती हूँ। एक दर्शक है शिवम उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल है मुर्गी पालन करते समय उनके बचाव के लिए क्या करें। दूसरा सवाल है, ये हमारे दर्शक है रजनीश रंजन, इन्होंने बिहार से सवाल भेजा है। ये कहते हैं सबसे अच्छा मुर्गी का ब्रीड कौन सी है, सबसे अच्छी ब्रीड कौन सी है, और अंडे के लिए ये करना चाहते हैं, सालाना कितने अंडे मिल सकते हैं, और मांस के लिए अच्छी ब्रीड क्या है, और कितने महीने में मतलब वृद्धि दर क्या रहेगी मुर्गियों की अगर अच्छी ब्रीड मांस के लिए लेना चाहते हैं। जी, पहला सवाल तो पहले मैं इनका लेग हॉर्न के बारे में बता देता हूँ। अंडों के लिए लेग हॉर्न सबसे बढ़िया मानी जाती है, और ये 20 सप्ताह के बाद में अपने नियमित अंडे पूर्ण रूपेण देना शुरू कर देते हैं, और ये साल के अंदर लगभग 180 से लेके 200 तक सामान्य अंडों में अच्छा माना जाता है इनका। जी, तो आप इसके अंदर लेयर्स के अंदर ये कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या था मैम इनका? दूसरा सवाल था ये बचाव कैसे करें। हाँ, बचाव बचाव का ना, बचाव कैसे करें मुर्गियों का मुर्गी पालन के दौरान? मुर्गी पालन में बचाव करने का सबसे बढ़िया तरीका, आवास बढ़िया होना चाहिए, भोज्य सामग्री इनकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और साथ में स्वच्छता और डिवॉर्मिंग वैक्सीनेशन समय समय पे हो, और बाजार से इनका तालमेल जरूर बैठा के रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके पास उत्पाद रखा रहे और उस उत्पाद से ही सारा नुकसान होना शुरू हो जाए आपको उल्टा। जी, तो आप बाजार के हिसाब से अपना तालमेल बैठाएं, तभी आपको किसी प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है। अन्यथा आपके पास प्रोडक्शन रहेगा और आप मार्केट आपके में डिमांड होगी नहीं। जी, एक और हमारे पास सवाल आया है, ये हम ले लेते हैं। धर्मेंद्र पटेल जी हैं, इन्होंने सबसे पहले जय जवान जय किसान लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इन्होंने जानना चाहा है कि उनकी जो भैंस है उसमें गर्भ नहीं ठहर रहा है, तो वो क्या करें मैम? आपके लिए सवाल। गर्भ नहीं ठहर रहा है तो एक तो सबसे पहले आप उसके अंदर उसकी टेस्टिंग करवाएं, और अगर रेगुलर हीट में आ रही है तो हो सकता है इन्फेक्शन हो। जेरी कैसी दे रही है पहले तो वो देखना है कि पीले रंग की जेरी तो नहीं है। तो आप उसके इसमें यूट्रस में एक तो वो रखवा सकते हैं, दवाई रखवा सकते हैं, दवाई रखवा के चेक करवाइए और उसके बाद फिर दीजिए। और दूसरा, इसके अंदर कई बार क्या होता है कि इनमें ना एक ब्रुसेला की बीमारी होती है। पहले ये देखना है कि एबॉर्शन किस स्टेज पे हो रहा है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ है, मतलब शुरू में ही हो रही है डेथ, पता नहीं चल रहा, आप रखवा रहे हैं बीज और बीज ठहर ही नहीं रहा है, तो ये भी चीज़ हो सकती है। और ये होता है कि मतलब 6ठे महीने में कि लास्ट में एबॉर्शन हो रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये मतलब कोई बीमारी तो नहीं है। तो सबसे पहले आपको बच्चेदानी में दवाई रखवा के बच्चेदानी की सफाई करवाइए और उसके बाद बीज रखवाइए। जी जी। अब सर ये हमारे पास सवाल है मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ, और हमारे दर्शक जो हैं ये सिरसा हरियाणा से हैं, मनोज नाम है इनका। ये जानना चाहते हैं मुर्गियों में डीवर्मिंग के लिए कोई अच्छी दवा का नाम बताएं। मैंने सर्वप्रथम ही बताया था मनोज जी, पिप्राजिन सबसे बढ़िया वाली दवाओं में से और सरलता से उपलब्ध है, और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे हैं। आप नाम रट लीजिएगा हमेशा के लिए, पिप्राजिन। जी, तो ये सामान्य दुकानों में सामान्य जहाँ पे पशु चिकित्सा की दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ बहुत सरलता से मिलती है, और इसको 50 ml सूप पक्षियों के लिए इसको उपयोग में किया जाता है। अगर चूजों के लिए आपको काम में लेना है तो 200 में ले लीजिएगा।
जी जी, ठीक है। अब क्योंकि कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो मैम अंत में मैं जानना चाहूँगी कुछ और मुख्य बातें जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहती हैं इस मौसम में रख रखाव को लेकर, जो हम शायद ना कवर कर पाए। देखिए, इसमें ना एक बीमारी और है जो अब कुछ टाइम से देखी जा रही है। एक तो आपको गायों की बीमारी पता ही है, लंपी स्किन डिजीज़, और दूसरा भैंसों में एक बीमारी है ब्लैक क्वार्टर की। उसका मैं आपको लक्षण बता देती हूँ ताकि आप इमीडिएटली जो पशुपालक हैं उसको पहचान लें और अपने निकटतम पशु चिकित्सक से कांटेक्ट कर लें, क्योंकि ये बीमारी जो है, एक तो जो नई नई भैंसें होती हैं या गायें होती हैं, मतलब जिनको हम हीफर्स बोलते हैं, 2.5-3 साल की, उनमें ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि उनके ना जो बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हैं ना, जैसे उनके जो कंधे हैं उसके पास की जो मसल्स होगी, जो आपके पीछे जो मसल्स होती हैं हिप जॉइंट के पास, वो मसल्स होगी, उनमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि हवा सी भर रही है। कई बार आप नोट करेंगे कचर कचर की आवाज़ आ रही है, फिर धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में वो हवा भरने लग जाती है। तो अगर इनिशियल स्टेज पे ही आप बता देंगे तो आपके जो पशु चिकित्सक हैं उसका एक्सटेंसिव इलाज करके 3 से 5 दिन में उनको बचाया जा सकता है। नहीं तो अगर थोड़ा लेट बताएंगे तो ये भी जानलेवा बीमारी है, और ये बीमारी ऐसी है जिसके अंदर आपको पशु को बहुत बड़ी सावधानी के साथ, उसको अगर वो मर जाता है तो आपको बड़ी सावधानी के साथ दबाना पड़ता है। तो इसके भी इंजेक्शंस जो हैं सरकार की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। अगर आपके द्वार पे लगाने आते हैं तो प्लीज़ उसको ज़रूर लगवाएं। और एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, इस टाइम पशुओं का में लंगड़ा बुखार नाम की एक चीज़ होती है ज्योति, जिसको आप कंफ्यूज कर जाएंगे कि खुर पका मुंह पका से है। खुर पका मुंह पका में तो जो है सेलाइवेशन भी बहुत ज़्यादा होगी, मतलब मुंह से बहुत ज़्यादा लार निकलेगी। लेकिन जो लंगड़ा बुखार है, इसके अंदर सिर्फ जो पशु है वो लंगड़ा के चलेगा। और वो किस वजह से होगा कि अगर पानी की निकासी ठीक नहीं है, वहाँ कीचड़ है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो उसकी वजह से जो है इनके खुरों के अंदर नमी होने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एक चीज़ और आवाज़ के बारे में कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा पशुओं को पहले से ही आप कोशिश कर लीजिए कि जो रिसाव छत से जो है वो रिसाव ना हो उनके बाड़े में, क्योंकि वो अमोनिया प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि कर देगा पशुओं के उसमें, जिससे ना उनकी आंखों में इतनी जलन होती है, कई बार इससे आंखों की जो वो है आई साइट है, रोशनी है, वो भी खत्म हो जाती है। जी जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पूर्णतः सहमत हूँ इन सब चीज़ों से। और ऐसे समय पे तो वैसे भी हमें ना बारिश के समय पे जितना हो सके आहार को और विहार को दोनों को पूरा संतुलित करके और वैसे रखना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जो बातें हमने आप तक पहुंचाई हैं, चाहे वो पशुओं के रखरखाव की बात हो या फिर मुर्गी पालन को कैसे आप व्यावसायिक स्तर पर ले जा सकते हैं, ये सभी जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और साथ ही उनके सवालों के लाइव जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन आइए नजर डाल लेते हैं कि अगले अंक का हमारा विषय क्या रहेगा। अगले अंक का हमारा विषय है मखाना की खेती और साथ ही बात करेंगे मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण किस प्रकार करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। हमारा टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें, इस कार्यक्रम के बाद भी आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आप देख लें हेलो किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप इस पर कॉल करें और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। अगर आज का कार्यक्रम आप दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर देखें हेलो किसान। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। हेलो किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।